बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस पढ़ रहे थे हम लोग। इसकी एग्ज़ाम्पल से हम आज का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ये एग्ज़ाम्पल है इसकी 14.4। यहाँ से हम लोगों ने इसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले तो मैं आपको इसकी स्टेटमेंट पढ़ के बता देती हूँ। द फॉलोइंग डाटा शोज़ in convenient units the yield y of a chemical reaction run at various different temperature x। ठीक है, इसमें कुछ चीज़ें हमें गिवन है। आप पहले उन चीज़ों को देख लें। इसमें हमें एक तो n गिवन है जो 7 के बराबर है। समीशन x गिवन है जो 980 के बराबर है। समीशन y भी गिवन है। समीशन एक्स वाई भी गिवन है। समीशन एक्स स्क्वायर भी गिवन है और समीशन y स्क्वायर भी गिवन है। ठीक है, हमने इसमें से फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड द रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर्स, ये चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। रेजिडुअल के बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था, उसको हम ई से डिनोट करते हैं। जब हम सम ऑफ स्क्वायर्स की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि ये जो रेजिडुअल है ई, इसके स्क्वायर्स का सम, आपने ये क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है। अच्छा, अब इसका फार्मूला भी जो पिछला लेक्चर था उसमें मैंने आपको इसका फार्मूला समीशन ई स्क्वायर का भी करवा दिया था। वो फार्मूला ये लिखा हुआ है, ये समीशन ई स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू समीशन वाई आई स्क्वायर माइनस ए समीशन वाई माइनस बी इंटू समीशन एक्स वाई। अच्छा, अब आपने सबसे पहले तो ये फार्मूला लिख लेना है। इस फार्मूले में चेक करना है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें गिवन हैं और जो चीज़ें नहीं अवेलेबल वो आपने ख़ुद कैलकुलेट करनी है। अच्छा, इसमें अब ये देखें, सबसे पहले एक जो क्वांटिटी हमें चाहिए वो तो चाहिए ये समीशन वाई आई स्क्वायर। ये समीशन वाई आई स्क्वायर हमें क्वेश्चन में ही गिवन है, ये वाला, सॉरी एक मिनट, समीशन वाई आई स्क्वायर ये गिवन है। ठीक है, उसके बाद हमें इसमें चाहिए ए हमारे पास नहीं मौजूद। समीशन वाई चाहिए तो समीशन वाई भी हमारे पास ये क्वेश्चन में ही मौजूद है। फिर उसके बाद हमें बी चाहिए, बी भी नहीं मौजूद है। और समीशन एक्स वाई चाहिए, वो भी हमें ये गिवन है। तो इसमें से कुछ चीज़ें जो गिवन है वो तो आपने यहीं से ले लेनी है। और दो क्वांटिटीज़ आपने फाइंड आउट करनी है। एक क्वांटिटी आपने फाइंड आउट करनी है ए और एक बी। अच्छा, अब ए और बी दोनों के फार्मूलाज लिखे हुए हैं। ये बी का फार्मूला लिखा हुआ है और ये ए का फार्मूला लिखा है। बी किसके बराबर होता है, एन इंटू समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स इंटू समीशन वाई डिवाइडेड बाई एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। और बी किसके बराबर होता है, वो है समीशन वाई माइनस बी इंटू समीशन एक्स डिवाइडेड बाई एन। अब इसमें जिन जिन क्वांटिटीज़ की ज़रूरत है वो आपने यहाँ से स्टेटमेंट से ले लेनी है और वो सारी की सारी क्वांटिटीज़ यहाँ पे पुट करके आपने बी और ए का आंसर निकाल लेना है। ठीक है, अब आपके पास जो बी का आंसर आया वो ये आया है 0.04357 और ए का आंसर आया -2.185। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि ये ए और बी का जो आंसर्स आए हैं वो आपने इस फार्मूला में पुट करने हैं। ये जो आपको समीशन ई स्क्वायर का फार्मूला दिया हुआ है, इसमें कुछ क्वांटिटीज़ हम ऊपर स्टेटमेंट से लेंगे, कुछ क्वांटिटीज़ ए और बी आपने खुद फाइंड आउट कर लिया और ये सारी की सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करने के बाद ये हमने इसमें वैल्यूज़ जब पुट की तो हमारे पास जो आंसर है, आंसर हमारा ये आया है 2.97। ठीक है, तो ये समीशन ई स्क्वायर का आंसर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल्स आपने निकाल लिया। अच्छा, अब इस एग्ज़ाम्पल के बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है लिमिटेशन ऑफ द लीनियर रिग्रेशन। यानी लीनियर रिग्रेशन को जब हम लोग करते हैं तो उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। इसकी 3-4 यहाँ पे लिमिटेशंस दी हुई हैं। पहली लिमिटेशन इसकी क्या है, द लीनियर रिग्रेशन इज़ एप्लीकेबल ओनली टू द रिलेशनशिप दैट कैन बी described by a straight line. Non-linear regression methods exist to deal with some non-linear relationship. If you are in doubt about whether the data are approximately linear, a scatter diagram will help you to decide. इस स्टेटमेंट पूरी में जो उन्होंने लिखा हुआ है मैं आपको थोड़ा उर्दू में समझा देती हूँ। इसमें उन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो लीनियर रिग्रेशन का मेथड हमने इस बुक में पढ़ा है वो सिर्फ उस वक्त एप्लीकेबल या उस वक्त मीनिंगफुल होता है जब आपका दो वेरिएबल्स के दरमियान में स्ट्रेट लाइन वाला रिलेशनशिप हो। अगर तो स्ट्रेट लाइन वाला रिलेशनशिप ही है दो वेरिएबल्स के दरमियान, तो ये जो हम लीनियर रिग्रेशन निकालेंगे ये मीनिंगफुल भी होगी और इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट भी होंगे। लेकिन अगर वो उनमें स्ट्रेट लाइन वाला रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, कोई कर्व
कभी लीनियर उनमें रिलेशनशिप है तो फिर ये मीनिंगफुल नहीं रहेगी। आप चाहे इसके रिज़ल्ट्स निकाल लें, रिज़ल्ट्स तो निकल आएंगे लेकिन वो रिज़ल्ट्स मीनिंगफुल नहीं होंगे। तो ये सबसे पहले इसका मतलब है कि जब भी हम अपने दो वेरिएबल्स के दरमियान में रिग्रेशन लाइन फाइंड आउट करनी है तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि वो जो दोनों वेरिएबल्स हैं उनमें आपस में किस तरह का रिलेशनशिप पाया जाता है। उसके लिए उन्होंने कहा है कि जो चीज़ हेल्पफुल है वो है स्कैटर डायग्राम। अगर आप स्कैटर डायग्राम सबसे पहले एक्स एक्सिस पे एक्स वेरिएबल को रख के और वाई एक्सिस पे वाई वेरिएबल को रख के आप एक स्कैटर डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे तो आपको वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि दोनों वेरिएबल्स के दरमियान में कैसा रिलेशनशिप पाया जाता है। ठीक है, तो इसकी पहली लिमिटेशन होगी। सेकंड लिमिटेशन इसकी क्या है? द प्रोसीजर यूज टू फाइंड द रिग्रेशन कोफिशिएंट A and B will give us a linear equation which is the best fitted, has the lowest value of E square for the data even when a linear relationship is non-existent. Therefore the test of significance must be made to determine whether the regression coefficient B is real. इस लाइन का ये मतलब है कि जो आपको रिग्रेशन कोफिशिएंट आपने फाइंड आउट किए हैं A B, वो उसमें बेस्ट फिटेड लाइन के लिए निकलते हैं। बेस्ट फिटेड लाइन वो होती है जिसके लिए सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल मिनिमाइज हो जाए। ये अभी पिछले एग्जांपल में भी आपने निकाला ना, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रेजिडुअल समेशन ई स्क्वायर, जिस वैल्यू के लिए ये मिनिमाइज हो जाए उसके लिए ये निकलते हैं। ठीक है, और उसके अलावा ए और बी की जो भी वैल्यूज़ निकलती हैं, अब कंफर्म नहीं होता कि वो हमारे लिए सिग्निफिकेंट भी हैं या नहीं। सिग्निफिकेंट या होने या ना होने का ये मतलब होता है कि वो इतनी मीनिंगफुल हैं कि आप उससे कोई रिज़ल्ट्स ड्रॉ कर सकें या आप उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दे सकें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस भी अवेलेबल हैं लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन वो इससे नेक्स्ट स्टेप है कि जब आपने बी की वैल्यूज़ निकालनी तो फिर आप कोई भी टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस परफॉर्म करके हमें ये पता चलेगा कि ए और बी की जो वैल्यूज़ निकली हैं वो रियल हैं, सिग्निफिकेंट है, मीनिंगफुल हैं। अच्छा, उसके बाद इसकी थर्ड लिमिटेशन क्या है? द रिग्रेशन इक्वेशन predicts values of the dependent variable based on the values of the independent variable. It is therefore an asymmetrical measure. The regression equation predicting y based on x, called regression y on x, cannot be used to derive the equation that will predict x based on y. अच्छा, ये जो इसकी थर्ड लिमिटेशन दी हुई है इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास आपने रिग्रेशन इक्वेशन निकाली और वो रिग्रेशन इक्वेशन है y हैट इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, तो उससे क्या होता है कि आपने y की वैल्यू को प्रेडिक्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ x। ठहरे मैं आपको यहाँ से थोड़ा निकाल के दिखाती हूँ कि जैसे ये लाइन है, मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ लाइन को ताकि आपको समझ आ जाए। ये लाइन निकाली आपने, y हैट इज़ इक्वल्स टू -2.1855 प्लस 0.04357x। अब इस लाइन से हम क्या कर सकते हैं कि हम x की जो भी वैल्यू पुट करेंगे तो उसके अगेंस्ट y की एक वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि x की वैल्यूज़ पुट करके आप y की डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो ये, लेकिन ये एक मैथमेटिकली क्या होता है कि अगर हमें y गिवन हो तो आप x निकाल सकते हैं, अगर आपको x गिवन हो तो आप y निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस रिग्रेशन इक्वेशन में ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ वन वे इक्वेशन है। इसमें सिर्फ आप x की वैल्यू पुट करके y निकाल सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप y की वैल्यू पुट करें और x निकाल लें। इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक वन वे इक्वेशन है। और अगर आपने x की वैल्यू निकालनी है तो फिर आपको एक नई लाइन निकालनी पड़ेगी, और वो लाइन क्या होगी? x हैट इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी वाई। यानी कि इक्वेशन के इस साइड पे जो चीज़ दी हुई है ये वाली, हम सिर्फ इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। जो इक्वेशन की दूसरी साइड पे चीज़ दी हुई है उसको हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। क्लियर है? अच्छा, अब और इसकी आखिरी लिमिटेशन क्या है? द रिग्रेशन इक्वेशन होल्ड्स ओनली फॉर द रेंज ऑफ वैल्यूज़ एक्चुअली ऑब्जर्व्ड। द रिग्रेशन इक्वेशन विल नॉट नेसेसरली होल्ड बियॉन्ड दिस रेंज। इस लाइन का ये मतलब है कि हमें जैसे ये एग्ज़ाम्पल, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। इसमें ये आपको x और y की वैल्यूज़ दी हुई हैं। x की वैल्यूज़ हैं 0, 10, 20, 30 एंड 40, और y की वैल्यूज़ हैं 0.51, 0.55, 0.57, 0.59 और 0.63।
ये सारी एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी हुई हैं। और इस क्वेश्चन में हमें ये जो आखिरी इसकी लिमिटेशन है वो ये है कि जब आप इक्वेशन निकाल लेते हैं तो वो इस गिवन रेंज के लिए तो वो बहुत अच्छी बेस्ट फिटेड होती है। इसके अलावा जब हम इस रेंज से बाहर चले जाते हैं, एक्स की वैल्यू इससे छोटी हो जाती है, इससे बड़ी हो जाती है, तब वो बहुत उसका अच्छा रिज़ल्ट नहीं निकलता, वो तब उसका एस्टीमेट भी बहुत अच्छा नहीं निकलता। ठीक है, ये तो थी लीनियर रिग्रेशन की लिमिटेशंस, ये आपने याद करनी है चारों की चारों। अब हम इसकी एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। इसकी एक्सरसाइज अब आपने ख़ुद सॉल्व करनी है। मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देती हूँ सारे क्वेश्चंस के बारे में। पहला क्वेश्चन जो है उसमें रिग्रेशन की आपने डेफिनेशन, रिग्रेसेंट की डेफिनेशन, रिग्रेसर की डेफिनेशन, ये मैंने सारी फर्स्ट लेक्चर में करवा दी थी। उसके बाद आपने इसके अगले वाला बी पार्ट में क्या करना है, एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन्ड बाय सिंपल लीनियर रिग्रेशन एंड सिंपल लीनियर रिग्रेशन कोफिशिएंट। ये भी जब डेफिनेशंस करवाई थी ये भी उसमें करवा दिया था। अच्छा, अब इसका आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ दी हुई हैं और आपने क्या चीज़ इसमें से फाइंड आउट करनी है। प्लॉट द पॉइंट्स ऑन ए स्कैटर डायग्राम एंड वेरीफाई दैट द रिलेशनशिप इज़ अप्रॉक्सीमेटली लीनियर। एस्टिमेट द रिग्रेशन लाइन ऑफ स्पेसिफिक heat on temperature and hence estimate the value of the specific heat when the temperature is 25 डिग्री। आपने इसमें रिग्रेशन लाइन निकालनी है y हैट इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। जो सिंपल प्रोसीजर है, a का फार्मूला लिखना है, आपने b का फार्मूला लिखना है, एक्स वाई आपको दिया हुआ है, यहाँ से क्वांटिटीज़ को कैलकुलेट करके इसमें पुट कर देना है, तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद आप इसका b पार्ट देखें। इसके b पार्ट में आपने इसके बी पार्ट के आगे से 4 पार्ट्स हैं, इन चारों पार्ट्स को आपने अलग अलग सॉल्व करना है। और जब इसका हम पहले पार्ट की बात करेंगे, ये जो पार्ट 1 दिया हुआ है, इसमें देखिए आपको n दिया हुआ है। ठीक है, हाइलाइटर से करती हूँ मैं इसको। n दिया हुआ है 10, समीशन x दिया हुआ है, समीशन y दिया हुआ है, समीशन xy दिया हुआ है, समीशन x स्क्वायर दिया हुआ है। आपने ये सारी क्वांटिटीज़ a और b के फार्मूलाज में पुट करके a और b की वैल्यूज़ निकालनी है और पहली रिग्रेशन लाइन निकाल लेनी है। उसके बाद सेकंड में आपको ये दिया हुआ है, n दिया हुआ है, y बार दिया हुआ है, x बार दिया हुआ है, समीशन xy दिया हुआ है, समीशन x स्क्वायर दिया हुआ है। आपने ये सारी क्वांटिटीज़ से भी a और b के फार्मूला निकालने हैं और रिग्रेशन लाइन निकालनी है। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट और इसके फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व करना, तो ये 4 अलग अलग रिग्रेशन लाइन्स निकल आएंगी। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट वाला इसका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। ये भी अब आपने ख़ुद सॉल्व करना है। इसमें आपने दोनों लाइंस निकालनी है। दोनों निकालनी है या एक ही निकालनी है? नहीं, एक ही लाइन निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने y हैट इज़ इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स, ये लाइन निकाली हुई है, आंसर दिया हुआ है। आपने बिल्कुल इसी तरीके से ये लाइन निकाल लेनी है। ठीक है, उसके बाद इसका b पार्ट देखें। इसके b पार्ट में आपको क्वांटिटीज़ दी हुई हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको क्वांटिटीज़ सम्स निकाल के दिए हुए हैं और कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको ओरिजिनल डाटा दिया हुआ है। ओरिजिनल डाटा जब दिया होगा तो आपने ख़ुद उसके सम्स निकालने हैं, लेकिन जब आपको ओरिजिनल डाटा नहीं दिया हुआ तो फिर आपने क्या करना है, ये जो आपको क्वांटिटीज़ दी हुई हैं इनको डायरेक्ट आपने फार्मूला में पुट करना है। ये वाली जो दी हुई हैं ये सारी की सारी आपने ए और बी के फार्मूलाज में पुट करनी है और ए और बी के जो आंसर आ जाएंगे उसको अपने इक्वेशन में पुट कर देना है। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको ए और बी दिया हुआ है और नीचे उसके स्टेटमेंट दी हुई है, अज्यूमिंग दैट रिग्रेशन मॉडल वाई आई इज़ इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस एप्सिलॉन is appropriate. Estimate the linear regression of blood pressure on age. Estimate the expected blood pressure of a woman whose age is 45 years. What is the change in blood pressure for a unit change in age? अच्छा, इसमें x जो है वो एज को रिप्रेजेंट कर रहा है और y ब्लड प्रेशर को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपने सबसे पहले तो उसमें रिग्रेशन लाइन निकालनी है, ये वाली जो निकाली हुई है। उसके बाद आपने क्या करना है, हमें एक स्पेसिफिक वैल्यू दी हुई है x की जो कि है 45 ईयर्स। आपने इस इक्वेशन में x की जगह पे, ये वाला जो x है इसकी जगह पे आपने 45 पुट करना है और 45 को फिर 1.183 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें 80.78 प्लस कर देंगे। तो जो भी आंसर आएगा वो आपने लिख देना है और वो आंसर आता है ये 132। ठीक है, और उसके बाद इससे अगले वाले पॉइंट में आपसे उन्होंने ये पूछा हुआ, व्हाट इज़ द चेंज इन ब्लड प्रेशर फॉर ए यूनिट चेंज इन एज, कि जब हम एक एज यूनिट का चेंज करते हैं तो ब्लड प्रेशर में क्या चेंज आता है। वो वैल्यू जो आपने निकालनी है वो वैल्यू ये वाली है, ये वाली। एक मिनट, इसको रेज़ करके मैं दोबारा लिखती हूँ
ताकि समझ आ जाए आपको। ये वाली जो वैल्यू दी हुई है 1.138, ये मेजर करेगी कि x का 1 यूनिट चेंज होने से y में कितना चेंज आएगा। तो अगर तो इसके साथ इस वैल्यू के साथ प्लस लिखा हुआ तो आप कहेंगे कि x का 1 यूनिट चेंज करने से y में 1.138 यूनिट्स का इजाफा हो रहा है। और अगर इसके साथ माइनस का साइन होगा तो हम ये कहेंगे कि x का 1 यूनिट चेंज करने से y में 1.138 यूनिट्स का डिक्रीज़ आ रहा है, कमी हो रही है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का बी पार्ट, ये भी ऐसे ही आपने सॉल्व कर लेना है। फिर है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी आपने ऐसे ही फाइंड आउट करना है, लेकिन एक चीज़ जो मुझे इसमें नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है, आपने इसमें ई निकालना है, ये वाला ई, वाई आई माइनस वाई आई हैट, रेजिडुअल्स आपने निकालने हैं। ये एक एग्ज़ाम्पल हमने ऊपर की थी, उसमें हमने रेजिडुअल्स निकाले थे, जहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि आपने रिग्रेशन लाइन ऊपर लिख लेनी है, उसमें एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करनी है तो आपके पास वाई हैट आ जाएगा और एक्चुअल वैल्यूज़ आपकी वाई हैं। फिर आपने वाई हैट वाले कॉलम से वाई को माइनस करते जाना है तो आपके पास ई आ जाएगा। ये वहाँ से आपने उस एग्ज़ाम्पल को देख के कर लेना है। उसके बाद आप इसका क्वेश्चन नंबर 6 देख लें। क्वेश्चन नंबर 6 में आपने निकालनी है द वेट ऑन एन एम्प्टी बॉक्स, द मीन वेट ऑफ ए सिंगल कॉइन स्टेट। इसमें भी आपने एक लाइन निकालनी है। लाइन तो आपकी ये निकल आएगी, वाई हैट इज इक्वल्स टू 134 प्लस 18.32x। और दूसरा आपने क्या चीज़ निकालनी है, ये जो 0.1 दिया हुआ है, ये वाला द वेट ऑफ एन एम्प्टी बॉक्स, यानी कि जब बॉक्स बिल्कुल खाली होगा, ये वेट्स दिए हुए हैं तो आपने x की जगह पे 0 पुट करना है। ये वाली जो x है लाइन में, ये वाला, इसकी जगह पे आपने 0 पुट करना है। तो फिर आपने बताना है कि वाई हैट का आंसर क्या आता है। ठीक है, इसी तरह से आपने इसका बी पार्ट सॉल्व कर लेना है। बी पार्ट में क्या पूछा हुआ है, कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स, 2 बॉयज़ वर ईच एब्सेंट फ्रॉम द पेपर, 1 scored 63 on paper 1 and the other 81 on paper 2. In which case can you use regression line to estimate the marks that the boy should be allocated for the paper he did not take, and what is that mark? अच्छा, सबसे पहले तो आपने इसमें लाइन निकालनी है। 2 पेपर्स के मार्क्स हैं, एक पेपर के मार्क्स को एक्स से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और दूसरे पेपर के मार्क्स को वाई से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। आपने सबसे पहले ये रिग्रेशन लाइन निकाल लेनी है, वाई हैट इज इक्वल्स टू ए प्लस बी एक्स। ठीक है, अब इसमें वाई हैट जो है, वाई जो है वो हमने डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है और एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है, यानी कि सेकंड पेपर के मार्क्स पहले पेपर के मार्क्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। अच्छा, अब उन्होंने कहा है कि एक बच्चा जो है वो पेपर 1 में एब्सेंट था, पेपर 2 में एब्सेंट था और एक पेपर 1 में एब्सेंट था। तो हम किसकी बेस पे किसके मार्क्स निकाल सकते हैं? तो अब हम लोग यहाँ पे इस इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि ये इक्वेशन 1 वे इक्वेशन होती है। अगर आपको इंडिपेंडेंट वेरिएबल के मार्क्स मालूम हैं तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल के मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें x के मार्क्स यानी कि पेपर 1 के मार्क्स अगर मालूम हैं तो हम पेपर 2 के मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि हमें पेपर 2 के मार्क्स मालूम है तो हम पेपर 1 के मार्क्स कैलकुलेट कर लें। ठीक है, इसी तरह से ये जो इक्वेशन निकाली है, इसमें x की जगह पे ये वाले जो पेपर 1 के मार्क्स आए हुए हैं 63, ये आपने पुट करके तो एक आंसर निकाल लेना है और वो आंसर आता है 78। वो पेपर 2 के मार्क्स निकाल सकते हैं हम। दूसरी जो कंडीशन है वो इसमें हम नहीं निकाल सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अब मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 तक करा दिए हैं। इसके टोटल क्वेश्चन जो हैं मैं चेक कर लेती हूँ कितने हैं। टोटल क्वेश्चन इसके 9 हैं। चलें ठीक है ना, अगले जो 3 क्वेश्चन रह गए हैं वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाती हूँ। आप इसको सॉल्व करके देखें और फिर मुझे बताइएगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम या परेशानी तो नहीं आई। कि ठीक है, अल्लाह हाफिज़।